Let's go. वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। सुबह होने में बहुत कम टाइम बचा है और काफ़ी देर से हम फाइट देख रहे हैं। और अगर आप उनमें से हैं जो रात को फाइट नहीं देख पाए और सुबह मेरे चैनल में सारी फाइट देखने वाले हैं, तो सुनने वाले हैं उनके बारे में, तो इट्स ओके। आई ट्राई टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। आई एम सॉरी, माइक बार बार गिर रहा है। ओके, हम बात करेंगे यूएफसी लंदन की हम शुरुआत करेंगे डेवी ग्रांट वर्सेस मार्कोस की फाइट से और ख़त्म करेंगे एस्पिनॉल वर्सेस टाइबुरा की फाइट पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवी ग्रांट वर्सेस डैनियल मार्कोस। एक्चुअली मुझे जहाँ तक खबर थी ना, मुझे लगता था कि ये डेवी ग्रांट वर्सेस डैनियल मार्कोस वाली फाइट जो है वो प्रीलिम्स में होगी, बट ये मेन कार्ड का हिस्सा बन गई। कोई बात नहीं, ठीक है। तो डैनियल मार्कोस के बारे में हमें पता है कि अभी तक वो अनडिफीटेड था। जो पहला राउंड स्टार्ट हुआ तो एक्चुअली डैनियल मार्कोस और डेवी ग्रांट दोनों ही लगभग बराबर नज़र आ रहे थे। बहुत क्लोज राउंड था, बट सिर्फ एक्टिविटी पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा एक्टिविटी मेरे को मार्कोस से दिखाई दे रही थी। मार्कोस ज़्यादा एक्टिव था और ज़्यादा एक्यूरेट भी था, इसलिए मैंने ये राउंड दिया। बट अगर ये कोई राउंड डेवी ग्रांट को भी देता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा राउंड जो था काफ़ी एक्साइटिंग था और मैंने मतलब जो है दूसरे राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि डेवी ग्रांट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, बट उसका डैमेज मुझे मोस्टली नाक से नज़र आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि उसको ज़्यादा डैमेज हुआ है, पर मेरा मानना था कि उसने ज़्यादा डैमेज किया है। राइट, जो दिख रहा था दैट वॉज डिफरेंट देन वॉट एक्चुअली हैपेंड। बट ये राउंड भी क्लोज ही था, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता था। ठीक वैसे ही तीसरा राउंड भी बहुत क्लोज था, जो दोनों में से किसी को दिया जा सकता था। पर मैंने पहला राउंड जो है वो मार्कोस को दिया 10-9, दूसरा राउंड मैंने डेवी ग्रांट को दिया 19-19 हो गया। उसके बाद तीसरा राउंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, जैसे कि मैंने कहा दोनों राउंड के अलावा तीसरा राउंड भी क्लोज था, और वो राउंड मैं नहीं दे सका किसी को भी। यानी कि जो भी इस राउंड को जीतना जजेस जो भी चाहते थे, आई वॉज ओके विद इट। तो जजेस ने डिसीजन दिया 29-28 मार्कोस, एक जज ने डिसीजन दिया 29-28 डेवी ग्रांट, और तीसरे जज ने फिर डिसीजन दिया 29-28 मार्कोस। तो मार्कोस को ये फाइट मिली स्प्लिट डिसीजन से। अगर डेवी ग्रांट को भी ये फाइट दी जाती ना तो आई वुडेंट हैव माइंड, राइट, आई वुडेंट हैव बी बॉदर्ड अबाउट इट। नाउ इस फाइट के पहले हमें पता था कि डेवी ग्रांट काइंड ऑफ अ मिड कार्ड जर्नीमैन टाइप का है, बहुत दिनों से फाइट में है, और अभी भी वो इस फाइट के बाद भी उसी पोजीशन पे लगातार बना रहेगा। उसकी उस पोजीशन को तो कोई खतरा नहीं है। डेवी ग्रांट की उम्र इतनी हो गई कि हम उससे उम्मीद नहीं करते कि वो कभी चैंपियनशिप के लिए फाइट करेगा, या कम से कम टॉप 10 टॉप 5 में भी जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि टॉप 5 टॉप 10 में आप नहीं गए तो अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया। आपका एक रोल है जिसको आप बहुत अच्छी तरह अदा कर रहे हैं, तो डेवी ग्रांट अपना रोल अदा करेगा। वहीं जहाँ तक बात मार्कोस की है, तो मार्कोस के गुण गाने से पहले हमें कम से कम मार्कोस को 2 फाइट और देखना पड़ेगा। कम से कम मार्कोस को टॉप 15 में तक तो आने देखना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि मार्कोस में कितना दम है, क्या पोटेंशियल है किसी चीज़ का या नहीं है ना। चलो मेन कार्ड तक तो डिसीजन, मतलब मेन कार्ड तक तो पहुंच गया मार्कोस। जिस दिन मार्कोस को मेन इवेंट तक पहुंचेगा तब अपन सीरियसली बात करेंगे। ठीक, अब अगली फाइट के बारे में बात करेंगे। अगली फाइट थी लॉरेन मर्फी वर्सेस जोशुआ कुलेबाओ की। लेरोन मर्फी कहेंगे या लॉरेन, आई एम लिटिल बिट डिफिकल्ट, राइट। हम सभी को पता है कि लेरोन मर्फी की जो स्टोरी है, लाइव स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी तक लॉरेन मर्फी इस फाइट के पहले तक 12-0 था, अभी तक अनडिफीटेड था। वहीं जोशुआ का अगर एक फाइट छोड़ दिया जाए तो ही वॉज वेरी गुड। जोशुआ का जो ग्राउंड डिफेंस था वो बहुत ही शानदार था इस फाइट के पहले। तो जैसे ही ये फाइट स्टार्ट होती है ना, तो जोशुआ कैलिबाओ जो है बहुत तेज़ी से फाइट स्टार्ट करता है, और शुरू के एक राउंड में थोड़ा बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बट मर्फी जैसे तैसे उस पर काबू करता है और फाइट की पेस को स्लो करता है, और जो स्लो पेस है वो जोशुआ को एडवांटेज देती है।
तो जोशुआ जो एक्चुअली फाइट आईक्यू दिखाते हुए फाइट को स्लो करता है और धीरे 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 ये राउंड में अपनी बढ़त बनाते चलता है, क्योंकि शुरुआत में एक्टिविटी कलिबाओ की ज़्यादा थी, बट शुरू से लेके एंड तक एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो लेरॉन मर्फी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी थी। सेकेंड राउंड में काफ़ी लंबे समय तक जोशुआ जो है अटैम्प्ट करता है टेक डाउन का, बट जैसे तैसे लेरॉन मर्फी जो है उस अटैम्प्ट को रोकता है, ठीक है ना। बट राउंड के आखिरी के लगभग 2 मिनट में टेक डाउन उल्टा होता है। टेक डाउन जोशुआ का टेक डाउन कर लेता है मर्फी, और वो भी उसकी बैक से। तो लगभग 90 सेकंड एंड के मर्फी के पास जोशुआ की बैक रहती है, और यहाँ पे मर्फी का जो डिफेंस हम पहले की फाइट में भी देख चुके हैं वही उसके काम आता है। मर्फी डोमिनेट, मतलब मर्फी जोशुआ को सबमिट तो नहीं कर पाता है, बट फिर भी पूरे टाइम 90 सेकंड का जो कंट्रोल रहता है वो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है राउंड मैंने मर्फी को दिया, तो मेरा स्कोर हो गया 20-18। तीसरा राउंड डोमिनेंट मर्फी का राउंड था, जिसमें एक जो बॉडी किक है उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो इस राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 30-27। जजेस का स्कोर भी था, एक का 30-27 पर 2 जजेस का स्कोर था 30-26, यानी कि वो 2 जजेस ने शायद तीसरा राउंड जो है वो मर्फी को 10-8 दिया, पर मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, डोमिनेटिंग था, बट 10-8 राउंड तो नहीं था। एनीवेज, इस विन के बाद जो है मर्फी की जो मर्फी में स्टार बनने के सारे पोटेंशियल है। पहला, अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा, अनडिफीटेड है। तीसरा, सही कंट्री से आती है जो यूएफसी के लिए बड़ा मार्केट है, यानी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा यूएफसी। और चौथा, उसकी स्टोरी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, देखते हैं कि मर्फी आगे क्या करता है। मेरा मानना है कि अब मर्फी को अगली फाइट में टॉप 15 ओपोनेंट मिलेगा, और टॉप 15 ओपोनेंट के सामने मर्फी कैसा कर पाएगा उससे पता चलेगा कि मर्फी एक्चुअल में कितने पाने में है। तो वी विल कीप एन आई आउट फॉर मर्फी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अब अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट है जॉय हर्बर्ट वर्सेस फारेस ज़ियाम की। इस फाइट के बारे में क्या कहा जाए, टू बी ऑनेस्ट, ना तो ये फाइट इंटरेस्टिंग थी, ना ही मतलब एक्चुअली ना तो ये फाइट सेटिस्फाइंग थी। इंटरेस्टिंग तो थी, ना तो ये फाइट सेटिस्फाइंग थी, ना ही इसका रिजल्ट सेटिस्फाइंग था। पहला राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के बारे में मैं क्या कहूँ। ऐसे 2 लोग जो अपनी स्ट्राइकिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं बट क्लिंचिंग ज़्यादा कर रहे थे। 2 लोग जो है स्ट्राइकिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं पर रेसलिंग ज़्यादा कर रहे थे। एक्चुअली जब कभी ये स्ट्राइकिंग में एक्सचेंज कर रहे थे, दोनों काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस थे। पहला राउंड, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड बहुत क्लोज थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं कि क्या मैं स्कोर कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, बट राउंड बहुत क्लोज थे। तो 2 जजेस ने दिया 29-28, 29-28, मैं उनसे सहमत हूँ, भलाई वो किसी भी चीज़ में देते। एक जज ने वो दिया 30-27, उस जज से मैं सहमत नहीं हूँ। खैर, जो मेजॉरिटी डिसीजन आया वो ये आया कि फाइट जो है वो जॉय हर्बर्ट ने नहीं जीती है, बल्कि फारेस ज़ियाम ने जीती है। यार ठीक है, फाइट फारेस ज़ियाम ने जीती है, बट आई फील बैड फॉर जॉय हर्बर्ट। ये फाइट बहुत क्लोज थी। जहाँ कहीं जॉय हर्बर्ट की किस्मत आ रही है ना सामने, वहाँ हाथ में टूटा हुआ अंडा ही मिल रहा है जॉय हर्बर्ट को। उम्मीद है यार वो अगली फाइट जीतेगा, क्योंकि जॉय हर्बर्ट डिजर्व करता है। जॉय हर्बर्ट इज एक्चुअली एक्साइटिंग फाइटर, तो मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़े। एक्चुअली फारेस ज़ियाम इज़ नॉट अ बैड फाइटर एट ऑल, बट जॉय हर्बर्ट इज गेटिंग बैड साइड ऑफ कॉइन एवरी टाइम ही इज स्पिनिंग द कॉइन। सो लेट्स सी। अगली फाइट है पॉल क्रैग वर्सेस आंड्रे मुनीज, जिस फाइट के बारे में मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि पॉल क्रैग मिडिल वेट में कैसा दिखाई देगा। टू बी ऑनेस्ट, ये जो फाइट थी अभी तक के इस इवेंट की सबसे अच्छी फाइट थी। पॉल क्रैग से जितनी उम्मीद थी पॉल क्रैग ने उससे बेहतर किया। टू बी ऑनेस्ट, जितनी उम्मीद आंड्रे मुनीज थी उसने भी उससे बेहतर किया। पहला राउंड जो था, पहले राउंड में ऐसा लग रहा था कि पॉल क्रेग थोड़ा सा डिफ्लेटेड है। वैसे तो पॉल क्रेग 205 से आया, बट यहाँ पे मुनीज के सामने थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा था पॉल क्रेग। मुनीज जो है लगातार जो है कनेक्ट कर रहा था हेडशॉट में भी पॉल क्रेग को, और एक बार टेक डाउन जो है अटैम्प्ट किया मुनीज ने। टेक डाउन तो नहीं हो पाया पहले राउंड में, बट फिर भी इतना तो कुछ किया मुनीज ने कि ये राउंड उसको दिया जा सकता है। तो पहला राउंड मैंने मुनीज को दिया 10-9। दूसरे राउंड में शुरुआती सेकंड्स में ही क्रैग पॉल ने टेक डाउन किया मुनीज का बहुत आसानी से, बट मुनीज ने बॉटम से
जो ट्रायंगल चोक लगाया, उसके बाद आर्म बार लगाया, पर इन दोनों से कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद ये हुआ कि मुनीज ने पोजीशन चेंज करते हुए टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पे आ गया और पॉल टॉप से बॉटम पे चला गया और मुनीज वहां से डोमिनेट करने लगा। बट थोड़ी देर बाद मुनीज ने एक बहुत बड़ी गलती की जो उसको इस फाइट में बहुत ज़्यादा कॉज करने वाली थी, और वो गलती थी डेलिबरेट हेडबट। जैसे ही उसने डेलिबरेट हेडबट किया तो रेफरी ने उसको स्टैंड अप कराया, और फिर इस बार बहुत तेज़ी से पॉल ने टेक डाउन किया। पॉल ने पहले नेक क्रैंक ट्राई किया, बहुत मतलब सॉरी पॉल जो है नेक क्रैंक में फंस गया मुनीस के। ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पे एक्चुअली मुनीस से बेहतर, सॉरी पॉल से बेहतर नज़र आ रहा है मुनीस, बट जैसे तैसे पॉल ने बहुत बेहतरीन स्क्रैम्बल करके वापस से उसे छुड़ाया अपना, और फिर पॉल ने डॉर्स चोक लगाया मुनीस पे, पर चोक थोड़ा लूज था तो पॉल ने फिर वहाँ से उसको चोक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि ग्राउंड एंड पाउंड करने लगा। और लगातार ग्राउंड एंड पाउंड में इतनी एल्बो खाई मुनीज ने कि रेफरी ने तय किया कि दैट्स इनफ, उसने ही हैज सीन इनफ एंड TKO बाय पॉल। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पॉल शायद ये फाइट लूज करेगा, बट ये पॉल ने मेरे को गलत साबित किया ना। आई एम हैप्पी फॉर इट। अगर पॉल इसी टाइप से दिखाई देगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि चिन में भी कोई खराबी है पॉल की, वैसे चिन अभी टेस्टेड नहीं हुई, बट फिर भी ऐसा लगा नहीं कि पॉल के लिए कोई जो है खराब वेट कट था या कुछ था। वो फाइट में वैसा ही नेचुरल नज़र आ रहा था जैसे वो 2-5 में नज़र आता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुनीज जो है ऑलरेडी टॉप 15 फाइटर है, तो जब मेरे ख्याल से ट्यूसडे को रेटिंग आएगी तो पॉल ऑलरेडी टॉप 15 फाइटर होगा, और अगली फाइट मेरे ख्याल से पॉल की टॉप 10 में किसी से होगी। एंड अगर पॉल सस्टेन करता है ना इस डिवीज़न में, तो पॉल इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। ओके, देखते हैं क्या होता है। चलिए अगली फाइट की तरफ चलते हैं। अगली फाइट है नथानियल वुड्स वर्सेस आंद्रे फीली, जिसको हम प्यार से टची फीली भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली फाइट के पहले कहा था कि अभी तक के कार्ड की सबसे अच्छी कोई फाइट थी वो थी पॉल क्रेग वर्सेस आंद्रे मुनीज की, बट इस फाइट को देखने के बाद मुझे लगा कि अभी तक के कार्ड की कब सबसे अच्छी कोई फाइट थी तो वो थी नथानियल वुड्स वर्सेस आंद्रे फीली। नथानियल वुड्स को आंद्रे फीली ने नॉकडाउन किया लगभग 15-20 सेकंड में ही, बट नथानियल वुड्स ने ना सिर्फ नॉकडाउन से तुरंत रिकवर हुआ बल्कि रिमेनिंग राउंड में डोमिनेट किया आंद्रे फीली को। ये राउंड मैंने क्लियरली नथानियल वुड्स को दिया, तो 10-9 स्कोर हो गया। सेकंड राउंड्स में नथानियल वुड्स को नॉकडाउन किया फीली ने। फीली जैसे ही नॉकडाउन किया तो नॉकडाउन करने के बाद ग्राउंड एंड पाउंड करने की जगह फीली ने उसको सबमिट करने की कोशिश किया, आर्म बार अटेम्प्ट हुआ, बट जैसे तैसे वुड्स गॉट अप और ना सिर्फ वो ऊपर आ गया बल्कि उसने उसकी बैक भी ले ली, यानी कि एक बार फिर से बैक को डोमिनेट करने लगा। बट अगर ओवरऑल ये राउंड देखा जाए तो ये राउंड आंद्रे फीली से नहीं छीना जा सकता। बात आगे बढ़ी राउंड 3 में। राउंड 3 बहुत क्लोज था, बट मेरा मानना है कि थोड़ी सी ही सही, बट आपके वो नथानियल वुड्स के पास एज थी। जहां तक मेरा मानना था कि ये फाइट जो है क्लियरली नथानियल वुड्स ने जीती है, बट अगर जजेस नथानियल वुड्स की जगह आंद्रे फीली को भी ये जजमेंट देते तो मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि तीसरा राउंड बहुत क्लोज था। बाकी जो पहले के 2 राउंड है वो क्लियरली, पहला राउंड नथानियल वुड्स का था, दूसरा राउंड आंद्रे फीली का था। अब इस फाइट के जीतने के बाद मैं नथानियल वुड्स से आई एम इम्प्रेस्ड। आई थिंक ही कैन गो प्लेसेस, बट अगर मेरी सलाह, खैर मैं तो कोई हो नहीं, बट अगर मैं उसकी सलाह देने वाला होता कोई, तो मैं बोलता है कि नथानियल वुड्स को वही अप्रोच अपनानी चाहिए जो फेदर वेट से लाइट वेट में जाने के लिए वोल्कानोव्स्की ने अपनाई। पहले वोल्कानोव्स्की ने वेट गेन किया लगभग 180 पाउंड और फिर वहाँ से कट करके 155 पाउंड में आए, है ना। ठीक वैसे ही, क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नथानियल वुड्स, ये बात सही थी कि वो बैंटम वेट में वो वेट कट नहीं करना चाहता था, तो अच्छी बात है वो यहाँ पे थोड़ा फ्री महसूस कर रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा साइज हमको चाहिए है ना, क्योंकि आंद्रे फीली के सामने नथानियल वुड्स थोड़ा छोटा नजर आ रहा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा छोटा नजर आ रहा था। और ये बात एक्चुअली नथानियल वुड्स को क्रेडिट देती है कि वो छोटा होने के बावजूद, साइज में कम होने के बावजूद अच्छी खासी डोमिनेट परफॉर्मेंस दी। तो पर अगर उसका साइज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना, मसल्स थोड़े से और हो जाएंगे, तो हाइट तो अब नहीं बढ़ेगी, तो मसल्स अगर थोड़े से और दिखने लगे और थोड़ा सा और वेट कट कर गया तो क्या होगा कि
आई थिंक ही विल हैव मच बेटर आउटिंग देयर। चलिए अगली फाइट के बारे में बात करते हैं, जो थी जो है मॉली मैकेन वर्सेस जूलियाना सडुरुरुरु, वट एवर जो नाम है, जूलिया है या जूलियाना है, आई डोंट नो। बट इस फाइट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट फिर भी क्योंकि ये फाइट है तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। ओके, अब इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ। 2 मिनट के अंदर सबमिट किया जूलिया ने, जैसे कि उम्मीद थी लोगों को। देखिए मॉली मैकेन से और पैडी पेम्बलेट से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अगर किसी को लगता है कि मेरे को इनसे इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये ज़्यादा बकचोदी करते, तो नहीं, मुझे एक्चुअली बकर करने वाले लोग पसंद है। बट बकर करने के साथ आपका परफॉर्मेंस भी वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो दैट मेक्स यू, है ना, कि जो भी कह रहा है ना कि ही मीन्स बिजनेस। सो एज जैसे मैंने कहा कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट, तो बस 2 मिनट में मॉली मैकेन को सबमिट किया। और कोई भी आदमी, कोई भी मतलब जो लड़की जो फ्लाईवेट में रहेगी, अगर उसको थोड़ी बहुत भी रेसलिंग आती है तो वो मॉली मैकेन के लिए क्रिप्टोनाइट है। हाँ, यूएफसी ये कर सकता है कि उसको स्टार बनाने के लिए मॉली मैकेन के सामने ऐसे लोगों को लाया जाए जो बेसिकली रेसलर नहीं है, तो मॉली मैकेन अच्छा प्रदर्शन करेगी, है ना। बट ये जो मैच मेकिंग होती है ना, ये जो मैनिपुलेटिव मैच मेकिंग होती है, ये एक हद तक ही चल सकती है। आप कभी इसमें टॉप 10 में नहीं आ सकते, टॉप 15 में आ सकते हो, बट टॉप 10 से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। तो पिक एंड चूज आप एक हद तक ही कर सकते हो। सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्टेरोलिंको, जूलिया स्टेरोलिंको। लेट्स सी व्हाट शी डज नेक्स्ट। चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। टॉम एस्पिनॉल वर्सेस मार्चिन टैबोरा। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है ना, तो टॉम एस्पिनॉल थोड़ा सा हैवी साइड में दिखाई दे रहा था, बट उसकी स्पीड में जरा सी भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा सीरियसली लग रहा था कि टॉम एस्पिनॉल वांटेड टू प्रूव समथिंग, although he didn't have to prove something, anything. We already knew that he is very talented. जैसी फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि टॉम एस्पिनॉल थोड़ा सा भारी है, बट काफ़ी फास्ट है। 2 मिनट के अंदर ही नॉकडाउन करता है टॉम एस्पिनॉल और फिनिश करता है टाइबोरा को। वेलकम बैक टू द हैवीवेट डिवीजन। टॉम एस्पिनॉल की शानदार वापसी, और मेरे ख्याल से टॉम एस्पिनॉल, क्योंकि हैवीवेट डिवीजन बहुत थिन है, आप चार फाइट अगर कंटिन्यूसली जीतते हो टॉप 10 में, मतलब 3 भी फाइट जीतते हो, तो भी आप पहुंच जाओगे टाइटल शॉट में। और टॉम एस्पिनॉल ऑलरेडी टाइटल शॉट की कगार पे ही खड़ा हुआ था, बॉर्डर पे ही खड़ा हुआ था जब उसको चोट लगी। तो मेरा मानना है कि एक और फाइट होगी टॉम एस्पिनॉल की, और उसके बाद उसको टाइटल शॉट मिलेगा। अब ये फाइट किससे होगी, ये अगले 2-3 महीने में कुछ फाइट होने वाली है, उनसे पता चल जाएगा कि टॉम एस्पिनॉल की फाइट किससे होगी, ठीक है। टॉम एस्पिनॉल इज़ अ गिफ्ट फॉर यूएफसी। टॉम एस्पिनॉल माइकल बिस्पिंग की जगह ले सकता है। हम सभी को पता है कि ऑलरेडी चैंपियन है लियोन एडवर्ड्स, बट फिर भी लियोन एडवर्ड्स की एक्सेप्टेंस, आई डोंट नो कि हमारा इंग्लैंड में कैसी है, जैसे दुनिया भर में बहुत अच्छी है, बट एज अ ब्रिटिश हीरो टॉम एस्पिनॉल इज मोर एक्सेप्टेड देन लियोन एडवर्ड्स। आई नो दिस इज रॉन्ग, बट this is the truth. So people think that Tom Aspinall is future Bisping. As a matter of fact, Tom Aspinall is better than Bisping. But भविष्य बताएगा कि हम सही हैं गलत है, ठीक है ना। भविष्य को आने दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, जो भी आप देख रहे हो। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा। भरोसा रखिए कि ये चैनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है।